हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपशिखा पाल, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र। मैं आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय वस्तु को पढ़ने जा रहे हैं वह है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को हम हिंदी में सामाजिक स्तरीकरण के नाम से संबोधित करते हैं। सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन? तो हमें स्ट्रेटिफिकेशन को समझने से पहले समझना होगा कि डिफरेंशिएशन का तात्पर्य क्या होता है। डिफरेंशिएशन को हिंदी में हम कहते हैं विभेदीकरण। तो अब पहले समझेंगे कि जो विभेदीकरण है उसका क्या अर्थ होता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगा रखी है। ठीक है, ये क्या है? एक ग्रुप है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, ये लोगों का एक समूह है। ठीक है, तो यदि मैं ये कहूँ कि इस ग्रुप में अभी क्या है, महिला और पुरुष सब साथ में हैं। ठीक है, तो यदि मैं कहूँ कि लैंगिक आधार पर इस समूह को विभेदीकृत कीजिए। किस आधार पर? लैंगिक आधार पर। तो आप क्या करेंगे, इस ग्रुप में से क्या करेंगे, एक जो जितने मेल हैं उनको अलग कर देंगे और जितनी फीमेल हैं उनको अलग कर देंगे। तो मतलब अब यहाँ पर आपने क्या किया, ये जो समूह है इस समूह में से पुरुषों का एक अलग समूह बना दिया और महिलाओं का एक अलग समूह बना दिया। और आपने इनमें जो विभेद किया वो किस आधार पर किया? वो लैंगिक आधार पर किया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं विभेदीकरण या डिफरेंशिएशन। मतलब जब हम किसी आधार पर लोगों को सिर्फ अलग अलग ग्रुप्स में बांट दें तो उसे हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशिएशन है इसके आगे का एक और स्टेप है जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने देख लिया कि जब हम लोगों को किसी आधार पर दो समूहों में बांट रहे हैं तो उसे हम विभेदीकरण की संज्ञा देते हैं। और जैसे ही हम इस ग्रुप में उच्चता और निम्नता के क्रम की बात करें या श्रेष्ठता और निम्नता की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं? तब उसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण। अब इसको कुछ ऐसे समझेंगे। अभी हमने इस ग्रुप से सिर्फ महिला और पुरुषों को दो समूहों में विभक्त किया। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें कुछ और फैक्टर्स डाले, जैसे कि हमने देखा कि पैट्रियार्की अ सोशल सिस्टम दैट गिव्स पावर एंड कंट्रोल टू मेन रादर देन वुमेन। पितृसत्ता, पैट्रियार्की को हिंदी में क्या कहते हैं? पितृसत्ता। और पितृसत्ता का तात्पर्य क्या होता है? एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें सत्ता तथा नियंत्रण पुरुषों को प्राप्त है, ना कि महिलाओं को। यह एक पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, तो यदि हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर क्या है? पैट्रियार्की पाई जाती है ना। तो जैसे ही हमने इस फैक्टर को इंक्लूड किया और हमने जैसे ही एक आगे ये स्टेटमेंट दिया कि चूंकि भारत में पितृसत्ता पाई जाती है तो जो मेल है या जो पुरुष हैं उनकी प्रतिष्ठा महिलाओं से ज्यादा है। और महिला और पुरुषों के बीच में अब हमने क्या किया? एक उच्चता और निम्नता का क्रम का प्रयोग किया। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ? स्ट्रेटिफिकेशन हुआ। साधारण सी बात है कि जब हम किसी आधार पर लोगों को अलग अलग समूहों में बांट रहे हैं तो उसे हम विभेदीकरण कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने एक आगे का स्टेटमेंट दिया कि ये जो विभेदीकरण है इसमें उच्चता और निम्नता का क्रम है तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण कहेंगे। नेक्स्ट देखिए, विभेदीकरण और सामाजिक स्तरीकरण दोनों ही समाज को समूहों में विभाजित करने की प्रक्रियाएं हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि विभेदीकरण हो या सामाजिक स्तरीकरण हो, दोनों में ही क्या होगा? समाज को हम समूहों में विभाजित करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो सामाजिक स्तरीकरण है उसमें एक स्टेप और आगे का है। क्या है? देखिए, कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां सभी लोगों को एक समान पद या प्रतिष्ठा प्राप्त हो। ठीक है, बल्कि उनके मध्य विभिन्न आधारों पर असमानताएं तथा उच्चता और निम्नता का क्रम पाया जाता है। ये आधार जो है ये कई आधार हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था? लैंगिक आधार, जिसमें मैंने पितृसत्ता की बात की थी। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक
स्तरीकरण समाज को उच्च और निम्न वर्गों में विभाजित करने वाली एक व्यवस्था है। अब देखिए, जैसे इसमें क्या बात हो रही है, इसमें ये बात हो रही है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जहां सभी लोग एक समान हो। तो अगर हम इसको एक उदाहरण के तौर पर देखें, तो यदि मान लीजिए एक भिखारी है और एक अधिकारी है, ठीक है, एक क्या है, एक बेगर है और दूसरा क्या है, ऑफिसर है। तो दोनों के जो प्रतिष्ठा है समाज में, है ना, दोनों की जो मान सम्मान है उसमें अंतर है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर उच्चता और निम्नता का क्रम भी है, क्योंकि जो ऑफिसर है ना, उसको हम जो भिखारी है उससे श्रेष्ठ कहते हैं, या श्रेष्ठ है वो, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हुई हैं सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित, तो ये आप देख लीजिए। पहली परिभाषा है पी गिस्बर्ट की। पी गिस्बर्ट सामाजिक स्तरीकरण को कैसे परिभाषित करते हैं, ये कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि उच्चता एवं अधीनता के संबंधों से परस्पर संबद्ध होते हैं। दूसरी परिभाषा है रेमंड मुरे की। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि स्तरीकरण समाज का उच्च तथा निम्न इकाइयों, सामाजिक इकाइयों में किया गया समतल विभाजन है, ठीक है। उसके बाद गिडेंस क्या कहते हैं, गिडेंस कहते हैं कि स्तरण को व्यक्तियों के विभिन्न समूहों के बीच संरचित असमानता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आई होप जो अभी मैंने पिछली स्लाइड में आपको समझाया था उसके आधार पर आपको ये सभी जो परिभाषाएं हैं भली भांति समझ आ रही होंगी। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्तरीकरण के आधार। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो स्तरण है ना, ये इसके कई आधार होते हैं। कई आधारों पर हम जो समूह हैं उनको उच्चता और निम्नता के क्रम में बांधते हैं। जैसे कि लैंगिक आधार, इसका हमने एग्जाम्पल पहले ही देख लिया है कि अगर हम लैंगिक आधार की बात करते हैं तो हम दो समूहों में अगर बांट रहे हैं, महिला और पुरुष, तो हम उसमें क्या कहते हैं कि जो पुरुष है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारे यहाँ पितृसत्ता पाई जाती है। उसके बाद देखिए आयु। अब आयु में अगर बात करें कि कोई छोटा बच्चा है और कोई बुजुर्ग है, तो यहाँ पर यदि ये दो समूह हैं तो इसमें जो ज्यादा श्रेष्ठ है तो हम किसको कहेंगे, क्योंकि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसके पास सामाजिक अनुभव ज्यादा है ना, तो वो उसको हम कहेंगे कि ये ज्यादा श्रेष्ठ है, यदि हम उसको अनुभव के आधार पर देखें, ठीक है। उसके बाद यदि हम आर्थिक आधार की बात करें, तो आर्थिक आधार पर जो स्ट्रेटिफिकेशन है इसको समझने के लिए हम देखते हैं कार्ल मार्क्स को, ठीक है। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि कोई भी समाज हो वो वहां पर आर्थिक आधार पर दो वर्ग पाए जाते हैं। कितने वर्ग, मैं किसकी बात कर रही हूँ, कार्ल मार्क्स की, ठीक है। क्या नाम है इनका, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि कोई भी समाज हो उसमें दो वर्ग पाए जाते हैं। पहला वर्ग जिसको इन्होंने कहा है कि ये है शासक वर्ग। कौन सा वर्ग है, शासक वर्ग है, ठीक है। दूसरा कौन सा वर्ग है, शोषित वर्ग है, ठीक है। तो ये जो शासक वर्ग है इसका जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर स्वामित्व होता है। इसको कार्ल मार्क्स ने कहा पूंजीपति वर्ग। और जो दूसरा शोषित वर्ग है इसको कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये जो वर्ग है इनका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व नहीं होता है, और ये जो अपनी दिनचर्या का जो निर्वहन करते हैं वो अपना श्रम बेचकर करते हैं, ठीक है। मतलब इनका जो अधिकार है शोषित वर्ग का अपने श्रम पर है, और वो अपने श्रम को बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब जिस वर्ग का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व है वह वर्ग श्रेष्ठ हुआ, वह वर्ग श्रेष्ठ है और उच्च है। और इसके सापेक्ष जो वर्ग शोषित है वो कैसा है, वो निम्न है, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों वर्गों के बीच में स्तरीकरण पाया जाता है। इसी आधार पर यदि हम बात करें वर्ण और जाति की, ठीक है, जो जाति है वो कैसे बनी, वो वर्ण व्यवस्था से ही
जाकर विभिन्न जातियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो वर्ण व्यवस्था है, आप अच्छे से जानते होंगे कि वर्ण व्यवस्था में कौन कौन से वर्ण हैं। पहला कौन सा है? ब्राह्मण। ठीक है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। ठीक है, आपको पता ही होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, पाए जाते थे। ठीक है, अब इन वर्णों से ही विभिन्न जातियां बनी हैं। तो अब अगर हम इन वर्णों की बात करें, तो यदि हम सभी ब्राह्मणों को एक जगह पर एकत्रित कर लें, सभी क्षत्रियों को एक जगह पर या एक स्तर में बांट लें, उसी तरह से वैश्य को भी और शूद्र को भी, तो जब हमने इनको सिर्फ एक समूह में बांटा या एक वर्ग में बांटा, तब तक हमने क्या किया? हमने सिर्फ इनको विभेदीकृत किया। किस आधार पर? वर्ण के आधार पर। लेकिन जैसे ही हमने ये बात कही कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसमें जो ब्राह्मण है इनका स्थान सर्वोच्च है, और जो शूद्र है उनका जो स्थान है या उनकी जो प्रतिष्ठा है वो क्या है? वो सबसे निम्न है, निम्नतम है। ठीक है, और ब्राह्मण के बाद किसकी प्रतिष्ठा है? क्षत्रिय की। क्षत्रिय की बाद किसकी? वैश्य की। और उसके बाद जो निम्नतम प्रतिष्ठा है वो शूद्र की। तो अब यहाँ पर क्या किया गया? उच्चता और निम्नता के क्रम को दर्शाया गया है। तो इसलिए ये जो व्यवस्था है, इसमें स्तरीकरण है ना? आप इसको समझ रहे होंगे। इसी तरह से जो विभिन्न जातियां होती हैं, उनमें भी ये जो स्तरीकरण है ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए, ये जो स्तरीकरण है, इसको विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसका अध्ययन किया है। तो कुछ जो विचारक हैं, उन्हें ये लगता है कि ये जो सामाजिक स्तरीकरण है यह समाज के लिए प्रकार्यात्मक है, और इसी के साथ कुछ ऐसे भी विचारक हैं जिन्हें ये लगता है कि ये जो स्तरीकरण है ये समाज के लिए प्रकार्यात्मक ना होकर क्या है? संघर्षात्मक है। अब किस तरह से है? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य क्या होता है, या हम परिप्रेक्ष्य से क्या समझते हैं। तो परिप्रेक्ष्य का मतलब ये होता है कि परिप्रेक्ष्य को इंग्लिश में हम पर्सपेक्टिव बोलते हैं, और इसका तात्पर्य होता है देखने का नजरिया, कि हम किसी चीज को किस प्रकार से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक बहुत ही कॉमन सा उदाहरण है, ये मोटिवेशन के लिए भी ये उदाहरण काफी प्रयोग किया जाता है, कि ये ग्लास में यदि आधा पानी भरा है तो आप उसको कैसे देखते हैं? तो कुछ लोग क्या कहेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि ये जो ग्लास है ये आधा खाली है ना? तो ये उनके देखने का नजरिया है, वो उसमें नकारात्मकता को देखते हुए यह कह रहे हैं कि ये जो ग्लास है ये आधा खाली है। और कुछ लोग जो सकारात्मक दृष्टिकोण वाले होते हैं, वो क्या करेंगे? वो जो आधा खाली ग्लास है उसको भी किस तरह से देखेंगे? उसको भी इस तरह से देखेंगे और कहेंगे कि ये जो ग्लास है ये आधा भरा हुआ है। वहां भी वो पॉजिटिविटी को ढूंढ लेते हैं। तो ये नजरिया होता है लोगों का कि किसी भी चीज को वो किस तरह देखते हैं। तो जो प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से संबंधित विचारक हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि ये जो स्तरीकरण है ये समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है ना? ये जो स्तरीकरण है ये समाज के संतुलन को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्तरीकरण के आधार पर जो व्यक्ति जिस पद की योग्यता रखता है वो उस पद को धारण करता है। और जो संघर्षवादी या मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के विचारक हैं, वो क्या कहते हैं? जिसमें बेसिकली कार्ल मार्क्स आते हैं। तो कार्ल मार्क्स की विचारधारा क्या है? कार्ल मार्क्स कहते हैं ये जो स्तरीकरण है ये समाज में संघर्ष को पैदा करता है, असमानता को पैदा करता है। जैसे कि इन्होंने अभी जो आर्थिक वाला आधार बताया था, उसमें इन्होंने बताया कि जैसे कि ये जो 2 वर्ग हैं, कौन सा? पूंजीपति वर्ग और सर्वहारा वर्ग। तो ये जो वर्ग है इनमें आपस में कहीं ना कहीं ये जो स्तरीकरण है इसके आधार पर क्या है? संघर्ष है, असमानता है। इनके बीच की जो 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 खाई है ना, वो काफी बढ़ रही है। उसकी वजह से इन दोनों जो जो ग्रुप है, ये दोनों जो वर्ग हैं, उनमें काफी संघर्ष है। ठीक है, और ये जो प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से संबंधित विचारक हैं कौन से हैं? टालकट पार्सन्स हैं, बेनेडिक्स हैं,
है ना, बेंडिक्स एवं लिपसेट हैं और किंग्सले डेविस एवं मूर हैं। ठीक है, तो ये जो विचारक हैं, इनका जो परिप्रेक्ष्य है, इसको हम अलग दूसरे वीडियो में देखेंगे एक एक करके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ।